सर आज पानी दे देना, पहले बाद में दे देना कोई। हेलो, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। आप सभी का अचीवर एकेडमी पर स्वागत है। आ जाएं सभी बच्चे, जल्दी से जुड़ें ताकि हम लोग अपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू कर सकें। जुड़ जाएं सभी बच्चे जल्दी से। हाँ जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज डाला था कि आज जो है वो टीजीटी लेवल का पेपर करेंगे, क्योंकि कल बात यही हो रही थी ना कि मैडम टीजीटी के अंदर क्या आता है, पीजीटी में क्या आता है, आप लोग कंफ्यूज से हो रहे थे। तो मैंने कल उसी टाइम ये सोच लिया था कि कल क्वेश्चन करवाने का टाइम है, तो कल जो है मैं आपको टीजीटी का पेपर करवाऊंगी। पिछली बार पीजीटी का करवाया था 2020 का, आज टीजीटी का कर लेते हैं, क्योंकि देखो पेपर तो हमें टीजीटी पीजीटी दोनों ही करने पड़ेंगे, चाहे आपका लेवल पीजीटी क्यों ना हो। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आपको टीजीटी वाले पेपर भी सारे करने चाहिए, क्योंकि आता तो दोनों में लिटरेचर ही है, आता तो लिटरेचर ही है। लिटरेचर तो हमें पढ़ना पड़ेगा, आती वही ग्रामर है, वही लिटरेचर आएगा, ठीक है। वही 9वीं का है, कोई 11वीं का क्वेश्चन है, बीच बीच में 6ठी का, 7वीं का, 8वीं का सारे पूछ लिए जाएंगे। हाँ जी, सिमी टंडन गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैथल से हो, वेरी गुड। निर्मला गुड इवनिंग, संगीता की भी गुड इवनिंग। कोमल कृष्ण, हाँ जी नमस्कार भी कोमल कृष्ण। आ जाओ बाकी बच्चे आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे, और करते हैं हम लोग अपने इस पेपर को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। और कल जो हमारी बात हो रही थी, चलो इतने बच्चे आते हैं, इतने हम 2 मिनट और बात कर लेते हैं। कल हमारी बात हो रही थी कि मैडम रिकॉर्डेड भी दिया करो, तो जो रिकॉर्डेड है वो 9th से लेकर +2 तक मैं शुरू करने जा रही हूँ। करेंगे 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाया करेगी, एक रिकॉर्डेड मिलेगी और एक आपको लाइव क्लास मिला करेगी, क्योंकि 9th से लेकर +2 तक करना ज़रूरी है। एक जो आपका लेक्चर होगा 1 घंटे का, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 या 3 लेसन तो हो जाए एटलीस्ट, नहीं तो 2 तो हो जाए तो बढ़िया है। एक लेसन करेंगे तो ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। जो उनकी मेन बात है ना कि ये किसने, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, कवि कौन है, इसके अंदर किस बात का वर्णन है, हम बस कुछ मेन बातें करेंगे, बाकी फालतू की राम कहानी करने का कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक। हाँ जी, शबनम गुड इवनिंग, मुकेश की भी गुड इवनिंग, मोनू आ जाओ गुड इवनिंग। तो फालतू की राम कहानी नहीं करेंगे, मैं केवल आपको उतना ही करवाऊंगी जितना एग्जाम में आता है। इसीलिए तो मैं आपको पहले पेपर करवा रही हूँ। अगर मैं चाहती तो आपको सीधा रिकॉर्डेड क्लास देती 9 से +2 की, पर आप उसको उस समय उतना ध्यान से नहीं देखते जितना ध्यान से अब देखोगे, क्योंकि आपको पता है 2020 का पहले पेपर करवा दिया, 21 का आज करवा रही हूँ, और बाकी आगे करवाती रहूँगी मैं आपको बीच बीच में। तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन 9th से लेकर +2 तक किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आते हैं, आपको ये पता चल जाएगा, ठीक। चलो जी गुड इवनिंग, हाँ जी मोनू, चलो जी मुकेश आ जाओ। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ, अगर साफ ना दिखाई दे तो मुझे बता देना भाई, बोल जाना। वर्तनी की दृष्टि से ये थोड़ा सा, जो ये वर्तनी वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर पहला प्रश्न है, ये थोड़ा सा देखो भाई धुंधला है। ये वर्तनी वाला प्रश्न है ना, थोड़ा सा धुंधला है। हाँ 6th क्लास से करवाएं क्या, 6ठी से करवाएं, मुकेश कह रहे हैं मैडम 6th से करो, क्योंकि 6ठी का भी आ रहा है, 7वीं का भी आ रहा है, 8वीं का भी आ रहा है। कोई बात नहीं, करवाएंगे, सारे करवाएंगे, टेंशन ना लो, और बड़े स्पीड से करवा देंगे और अच्छी तरह से करवा देंगे। ऐसा करवा देंगे कि आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चाहे पहले 9 से +2 कर लो, एक ही बात है, फिर 6ठी से कर लेना, फिर 6ठी से कर लेना। आप ले सर, आप ले सर। हाँ जी चलो जी, चलो। वर्तनी की दृष्टि से ये जो शब्द है ना यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है, वर्तनी। शायद आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि धुंधला है थोड़ा सा ये क्वेश्चन, और बाकी के तो ठीक ही हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इन्होंने पूछा है कि ये शुद्ध अशुद्ध में से आया है। एक तो इन्होंने क्या लिखा, सौहार्द, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सौहार्द।
एक इन्होंने क्या लिखा है, विभिक्षिका, दिखाई दे रहा है ना मेरा लिखा हुआ अच्छी तरह से। एक है सुश्रूषा, एक क्या लिखा हुआ है, सुश्रूषा, और एक लिखा हुआ है इन्होंने शिष्ट। ये शब्द लिखे हुए हैं और ये क्या कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी कि जो ये वर्तनी है इसकी दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द है जी सौहार्द। मैम साफ नहीं दिख रहा। हाँ जी, मैं खुद ही बोल रही हूँ कि साफ नहीं दिख रहा। ये पहला प्रश्न है, ये साफ नहीं दिखेगा, बाकी के दिख जाएंगे साफ। पहले प्रश्न में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए तो मैंने लिखा ना फिर यहाँ रेड पेन से लिख दिया ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाए। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द सौहार्द है। ये जो विभिक्षिका शब्द है ये शुद्ध कैसे होगा? वी और भय को आएगी जी बड़ी की मात्रा, और फिर शय को छोटी ई की, और फिर का, ऐसे लिखा जाएगा विभिक्षिका। ठीक है ना, विभिक्षिका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद है जी सुश्रूषा। सुश्रूषा कैसे होगा? सु और उसके बाद शुरू और उसके बाद ये आएगा शा, षटकोण वाला शय आएगा। सुश्रूषा का मतलब क्या होता है? सेवा होता है, सेवा। उसके बाद है जी शिष्ट। शिष्ट कभी नहीं होता बच्चों, शिष्ट होता है, शिष्ट, शिष्टाचार बोलते हो ना, शिष्टाचार। तो अपना उत्तर क्या आएगा? पहला आएगा सौहार्द आएगा। देखो एक तो क्या है विभिक्षिका, गलती क्या थी? भय को बड़ी की मात्रा आएगी। यहाँ गलती क्या थी? बड़े की मात्रा आएगी और शय की जगह शा यानी कि षटकोण वाला आएगा भाई। और यहाँ पर क्या है? शिष्ट की जगह शिष्ट आएगा। ठीक, चलो जी आगे। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। अब तो साफ दिखाई दे रहा होगा, बताओ। पहले प्रश्न में ज़्यादा दिक्कत थी, अब तो मेरे को तो दिखाई दे रहा है, मैं सामने देख पा रही हूँ। दे रहा है ना साफ दिखाई, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा ही मिला मुझे, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर था इसी तरह का मिले। अगर थोड़ा सा इसको करते हैं तो ये पिक्सल जो है वो ठीक से नहीं आ रही मेरे ख्याल से। अब आप बताओ, आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या? अगर दिखाई नहीं देगा फिर तो फायदा ही क्या है करने का? बताओ जी। प्रियंका, दहिया, शबनम, बताओ बेटा। नीतू, कोमल कृष्ण, प्रियंका, मुकेश, संगीता, बताओ भाई, साफ दिखाई दे रहा है क्या? दे रहा है साफ दिखाई? चलो जी। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव, जो अनुभाव होते हैं ना बच्चों, ये रस के टॉपिक में से ये प्रश्न आया है। आपका जो ये प्रश्न है वो कहाँ से आया है? वो रस के टॉपिक में से पूछा गया है। रस जो होते हैं, रस के जो अंग है, रस के जो अंग है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, और एक होता है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। तो यहाँ अनुभाव में से क्वेश्चन पूछा गया है, जो रस का एक अंग है। अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कायिक, दूसरा होता है वाचिक, तीसरा होता है आहार्य। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है बेटा आहार्य। और चौथा कौन सा होता है? सात्विक होता है। चौथा होता है सात्विक। ये डिटेल में तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, चल जाएगा ना काम, बस काम चल जाए, अपना काम चल जाए, क्योंकि ये पेपर आज आपको करवाना है मैंने। ये टीजीटी का है। कल कौन कह रहा था मेरा टीजीटी का है? नीतू कह रही थी या पीहू शर्मा? तो देखो, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 अनुभाव होते हैं। तो ये जो सात्विक है ना बच्चों, सात्विक, ये 8 प्रकार के होते हैं। और सात्विक वो होते हैं जो अपने आप होते हैं, जो हम करते नहीं हैं, जिनके ऊपर हमारा बस नहीं होता, जो अपने आप होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग सात्विक बोलते हैं भाई। जो अपने आप होते हैं, जिनके ऊपर हमारा कोई भी बस नहीं होता, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? अपने आप होते हैं। ठीक, तो इसके अंदर एक तो अश्रु अपने आप निकलते हैं। ये तो फिर है, इसका पार्ट पीछे लिख देते हैं, नहीं तो पजल हो जाओगे। अश्रु तो हो नहीं सकता, ये तो सही बात है कि जो अश्रु होते हैं वो अपने आप निकलते हैं। 8 प्रकार के होते हैं जो अपने आप होंगे। आंसू अपने आप निकलेंगे। कंप, जब आप कंप कपाओगे ना, कंप कपी चढ़ेगी अपने आप। ऐसे थोड़ी ना आप बैठे बैठे बोल दोगे कि मैं कांपने लग जाऊं, मेरा सारा शरीर थर थर कांपने लग जाए और आपका शरीर कांपने लग जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो तो एक विशेष प्रकार की कोई परिस्थिति होगी तभी आपका शरीर कांपेगा। उसके बाद देखो प्रलय भी अपने आप आएगी। आप थोड़ा ना प्रलय लेके आओगे,
ऐसे थोड़ी ना कि आपका जी करार संसार में परले आ गई, ऐसा थोड़ी ना होगा। लेकिन जो औदार्य है ना, औदार्य ये अपने आप नहीं होता। औदार्य हम अच्छे स्वभाव को, अच्छे गुणों वाले व्यक्ति को बोल सकते हैं। अच्छे जो गुण होते हैं ये हमारे बस की बात है। हमारा स्वभाव अच्छा करना, हमारे गुण अच्छा करना, ये अपने बस की बात है भाई। बाकी ना तो आंसू अपने बस में है, ना कंपकपी बस में, और ना ही प्रलय बस में है। तो कौन सा आएगा? औदार्य आएगा। इनमें से सात्विक अनुभाव नहीं है। एक तो आप नहीं वाला जो प्रश्न है ना, वो ध्यान से किया करो। नहीं को पहले ही सर्कल मार लिया करो, ताकि आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल रहे, क्लियर रहे कि नहीं पूछ रहा है नहीं पूछ रहा। फिर देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 93, 93। प्रश्न नंबर कौन सा है? 93। मैं ज़्यादा इसको जूम नहीं कर रही, ठीक है ना। ज़्यादा जूम करूंगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये पेपर इसी तरह से मिला भाई, क्या करें। जठर जरठ ये शब्द युग्म है। शब्द युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ये शब्द का जोड़ा है, जठर और जरठ। और इन दोनों के अंदर अर्थभेद पूछ रहा है कि जरठ में और जठर में क्या फर्क होता है। दोनों शब्द बोलने में सेम से लग रहे हैं। दोनों शब्द जो हैं वो बोलने में क्या लग रहे हैं? सेम से लग रहे हैं। लेकिन दोनों के अर्थ में क्या है? अर्थ में तो अंतर है। जठर क्या होता है? जठर, जठराग्नि। आपने शब्द सुना है ना बच्चों? शब्द क्या सुना है? जठराग्नि। जठराग्नि क्या होती है? पेट की जो अग्नि होती है। जब आप भोजन खाते हो ना, जब आप भोजन को मुंह में रखते हो तो आपकी जो जठराग्नि है ना, पेट की अग्नि, वो प्रज्वलित हो जाती है, जल जाती है, लगातार जलती है, ठीक। और अगर आप ऊपर से पानी पी लो तो वो अग्नि बुझ जाएगी। अगर चूल्हे में आग जलाई हो और आप एक गिलास भर के पानी डाल दो तो आग तो बुझेगी कि नहीं बुझेगी? आपके पेट के अंदर आग जल रही है भोजन को पचाने के लिए, और आपने क्या किया? ऊपर से ठंडा पानी पी लिया भोजन खाते खाते। जठराग्नि क्या हो जाएगी? मंद पड़ जाएगी। यानी कि जो भोजन आप खाओगे ना वो देर से पचेगा। ऐसी बात आप लोग को पता है, आप सभी बुद्धिजीवी हो, ठीक है। तो जठर क्या होता है? पेट होता है। और जरठ का मतलब बूढ़ा होता है, बूढ़ा आदमी। बूढ़े को क्या कहा जाता है? जरठ, जरठ। और जठर का मतलब क्या होता है? पेट। तो ये पहला ही ठीक है, ये गलत है, क्योंकि जठर का मतलब पेट होता है, बूढ़ा नहीं होता। ये ना ये होता ना ये होता। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक आ जाएगा? पहले नंबर वाला। पहले नंबर वाला जो हमारा आंसर है वो ठीक हो जाएगा। अब देखिए 94। अब देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 94, 94। 94 क्या कहता है? अनुष्ठान करने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द है भाई। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसका मतलब आपको शब्द युगम भी पढ़ने पड़ेंगे, मुहावरे भी पढ़ने पड़ेंगे, लोकोक्ति भी, पर्यायवाची भी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी। ये तो सभी को ही पढ़ना पड़ेगा। ये तो सबको ही पढ़ना पड़ेगा जो हम आपको अभी भी मैंने बोले हैं। ये जो ग्रामर के कुछ टॉपिक है ना, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको बोर्ड पर कौन से करवाऊंगी? वो करवाऊंगी जो आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, वो मैं बोर्ड पे करवाऊंगी आपको। वो मैं क्या करवा दूंगी? आपको बोर्ड पर करवा दूंगी। बाकी तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब देखो, अनुष्ठान करने वाला क्या कौन होता है? अनुष्ठाता होता है। जो अनुष्ठान करता है ना, अनुष्ठान का मतलब क्या? कोई धार्मिक काम, हवन, यज्ञ आदि जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अनुष्ठाता बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अनुष्ठित शब्द है, अनुष्ठित शब्द है, इसका क्या मतलब है? विधि पूर्वक किया गया काम। विधि पूर्वक किया गया काम, इसका मतलब क्या होता है? विधि पूर्वक किया गया जो काम होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अनुष्ठित बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अनुष्ठित बोलते हैं। अनुसंधायक, अनुसंधायक कौन होता है? खोज करने वाला या खोज करना, सीधा लिख दो। अनुसंधायक कौन होता है? अनुसंधान शब्द सुना है ना, खोज, तो खोज करना। अनुसंधायक क्या होता है? खोज करना। फिर अनुसंधित्सु, अनुसंधित्सु इसका मतलब अनुसंधान की इच्छा रखने वाला, यानी कि खोज की इच्छा, खोज करने की इच्छा रखने वाला। कि जो किसी चीज की खोज करने की इच्छा रखे ना, वो अनुसंधित्सु होता है। मैंने आपको बाकी तीनों का भी बता दिया। अगर किसी भी पेपर में आ जाए तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इनका मतलब क्या होता है। क्योंकि हमारा पेपर सोल्व करने का पर्पज ही ये है कि हम चारों ही ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लें कि उनका क्या मीनिंग रहेगा। केवल हमने कट टू कट आंसर थोड़ी ना देखना है,
उसका फायदा क्या है पेपर करने का। बाकी के 3 ऑप्शन भी देखिए कि वो क्यों नहीं है, उनका मतलब क्या है। तो फिर से देख लो, अनुष्ठित क्या होता है? विधि पूर्वक किया गया काम। जो काम विधि से, विधान से, तरीके से किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? अनुष्ठित बोलते हैं। अनुसंधायक क्या होता है? खोज करना। अनुसंधायक क्या होता है बच्चों? खोज करना। अनुसंधित्सु क्या होता है? अनुसंधान की, खोज करने की इच्छा रखने वाला। और अनुष्ठाता, अनुष्ठान करने वाला, मतलब शुभ काम, धार्मिक काम करने वाला क्या होता है? ये अनुष्ठाता होता है। ठीक, क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? अनुष्ठाता बोलते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 95, लहासा की ओर। 95 है, लहासा की जो ओर है, ये रचना किस विद्या में है? ये 11th क्लास की है भाई, +1 क्लास की। अब देखो, अब जो टीजीटी का पेपर देगा, और जब वो बच्चा यूं सोच ले कि मैं तो 6ठी से 8वीं तक ही केवल करूंगा, तो उसकी अब पार नहीं पड़ेगी, उसको करना ही पड़ेगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उसको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 6ठी से लेकर 12वीं तक कहीं से भी आ जाता है एग्जाम के अंदर। हाँ, लेकिन ये फर्क रहेगा, एक फर्क जरूर रहेगा कि जो टीजीटी लेवल होगा ना, उसमें 9th 10th +1 और 2 के, ठीक है ना, इनमें से 9th 10th +1 2 के ज़्यादा आएंगे और टीजीटी लेवल के अंदर थोड़े कम आएंगे। नीतू कह रही है मैडम मेरा इस बार क्लियर हुआ है। बहुत अच्छी बात है नीतू, टीजीटी क्लियर हुआ है। यही है क्या आपका पेपर जो क्लियर हुआ था टीजीटी वाला? यही क्या नीतू दिसंबर में क्लियर हुआ है क्या? 19 दिसंबर का पेपर है ये, 19 दिसंबर 2021 का पेपर है। ठीक, हम पीछे वाले भी करेंगे, अभी तो सारे करने हमने, पीजीटी टीजीटी 1 बाय 1 सारे उठा लेंगे, ताकि आपके दिमाग में बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह से आपने करना है। अब देखो बात, लहासा की ओर, ये किस विद्या में है? ये यात्रावृत्त है। और ये किसने लिखा था? लहासा की ओर राहुल संकृत्यायन ने लिखा था। राहुल संकृत्यायन ने लिखा था ये वाला। इसके राइटर कौन है? लहासा की ओर राहुल संकृत्यायन है भाई। ठीक है, और ये एक यात्रा वृत्त है, यानी कि जो राहुल संकृत्यायन थे ना, वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हुआ करते थे। यानी कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति का मतलब वो घूमते रहते थे यूरोप के अंदर, अफ्रीका में, लहासा में, न जाने कहाँ कहाँ। ज़्यादातर जो राहुल संकृत्यायन ने लिखे क्या है? यात्रा वृत्तांत ही लिखे हैं। वो जहाँ पर भी यात्रा करने के लिए जाते थे ना, जहाँ भी यात्रा करने के लिए जाते थे, वहाँ का वर्णन अपनी लेखनी के माध्यम से किया करते थे। सीमा गुड इवनिंग। सीमा कह रही है मैडम कौन से क्वेश्चन से शुरू किया है? 91 से शुरू किया है जी सीमा। अपना तो 60 नंबर का 91 से चलेगा और 95 पे आए हैं, ज़्यादा आप लेट नहीं हुए। चलो जी आगे बात करते हैं। पंडित विश्व प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को संज्ञा दी है। उत्तर मध्यकाल कौन सा होता है भाई? रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल कौन सा था? रीतिकाल था, है ना। प्रारंभिक मध्यकाल कौन सा है? भक्तिकाल है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। प्रारंभिक मध्यकाल कौन सा है? भक्तिकाल। और उत्तर वाला कौन सा है भाई? रीतिकाल है। अब रीतिकाल को पंडित विश्व प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? इन्होंने दिया जी श्रृंगार काल का नाम। ये आंसर आएगा। पंडित विश्वनाथ प्रसाद जो मिश्र हैं, वो क्या बोलते हैं? इसको श्रृंगार काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंगार काल बोलते हैं। और जो अलंकृत काल है ना, ये किसने कहा था? ये मिश्र बंधुओं ने कहा था। ये किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। मिश्र बंधुओं से आप समझते हो ना? कृष्ण बिहारी मिश्र, शुक बिहारी मिश्र, और कौन से थे? कृष्ण बिहारी मिश्र, शुक बिहारी, और एक और था। चलो, तो जो 3 ये भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, ठीक है ना। श्याम बिहारी, शुक बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र, 3 भाई थे। मिश्र बंधुओं ने नाम क्या दिया था? अलंकृत काल का। क्या नाम दिया था? अलंकृत काल का। रीतिकाल दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। याद रख लेना, ये बात साथ साथ में याद रखने की है, इसलिए करवा रही हूं। एकदम से सारा मैटर थोड़ी ना याद हो जाएगा। और कला काल कहा था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ये नाम था ना? ये था मेरे ख्याल से तो, हाँ।
जो कलाकाल जो नाम किसने दिया था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था भाई। तो ये जो चार हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे, फिर से सुन लो। जो श्रृंगार काल है वो रीतिकाल को उत्तर मध्य काल माना रीतिकाल। श्रृंगार काल नाम दिया था पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उसके बाद अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। फिर है जी रीतिकाल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद कला काल कहा था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इन्होंने कला काल की संज्ञा दी थी रीतिकाल को। भक्ति काल करने के बाद रीतिकाल पर ही आएंगे, पर भक्ति काल तो अभी लंबा चलेगा, ये तो बड़ा है, लंबा चौड़ा है, अभी टाइम लगेगा इसके अंदर थोड़ा। अपने को टाइम भले ही लग जाए, लेकिन हम करेंगे ऐसा कि एग्जाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर सको भाई। किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप अटको नहीं, बस करेंगे ऐसा। फिर चाहे भले ही हमें थोड़ा टाइम लग जाए, टाइम लगेगा वो बात मंजूर है, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, वो वाला काम नहीं करेंगे। चलो जी आगे। उसके बाद 97 प्रश्न नंबर किस पर आ गए? 97 97 पर आ गए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अगला कह रहा है कि कौन सा झूठ है, ये बता दो। कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो अब एक बात सुनो, इन्होंने कहा है कै कंठे है, कंठे तो है। अब जो ए घोष वर्ण होते हैं ना, ए घोष वर्ण, वो कौन कौन से होते हैं? ए घोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। और जो से घोष होते हैं ना, से घोष, वो कौन से होते हैं भाई? वो होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखो जी, एक होते हैं अल्प प्राण। आपको ये बात मैं टिप्स पर याद करवा दूंगी जब ग्रामर करवाऊंगी। एक तो होते हैं कौन से? अल्प प्राण, ठीक है जी। और एक होते हैं बच्चों महाप्राण। एक कौन से होते हैं? महाप्राण। तो अपने को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण, ठीक है। फिर जो शे, शे, से और है, ये महाप्राण होते हैं। ये रे, ले और वे, ये अल्प प्राण होते हैं। ए घोष की बात करें तो तीनों शे, दुवे वाला, षटकोण वाला, सपेरे वाला, ए घोष। उसके बाद ये रे, ले, वे और है होते हैं जी से घोष। अब करो जी, जब गलत हो जाए तो देख लेना। अरे कोई नहीं, आगे सिमी हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब कै कंठे है, कै कंठे है, बिल्कुल है भाई। उच्चारण स्थान तो कंठ है इसका, उच्चारण स्थान तो मैंने लिखे नहीं, बिल्कुल सही है। ए घोष है क्या? पहले नंबर पर आता है ए घोष, ए जी। और फिर कहता है अल्प प्राण, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, ये पहला है, ये भी है। तो ये तो अपना ठीक है जी, ये तो सत्य कथन है, ये तो झूठ है नहीं अपना, ये तो क्या है? अपना सत्य कथन है। ठे मूर्धन्य, बिल्कुल सही बात है। और ठे टेट है, दूसरे नंबर पर आता है ना, तो ये ए घोष है, जमा है जी। और महाप्राण है दूसरे नंबर पर, बिल्कुल है। तो ये कथन भी अपना सही है, भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है अपनी बात। उसके बाद पे ओष्ठ्य, बिल्कुल है, प फ ब भ म ओष्ठ्य होते हैं। फिर पे होता है जी पहला, पहला ए घोष है क्या? ये रहा जी, ठीक है जी। और ये अल्प प्राण है क्या? ये रहा, पहला अल्प प्राणी होता है, ये बात भी ठीक है जी। फिर तो उत्तर यही आ गया। अब ये क्यों आया उत्तर कि रे लुंठित है, ये तो बात तो ठीक है, पर रे घोष है, कहाँ गया? घोष, 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 ये रहा जी। से घोष कह दो या घोष कह दो, ये बात गलत है जी। ये तो ए घोष है और महाप्राण है क्या? महाप्राण है। बस ये एक गलती के कारण अपना आंसर ये आ जाएगा। रे जो होता है वो ए घोष होता है आपका चलेगा अभी तो। पहले ये क्लियर है क्या? ये बताओ संगीता, सिमी, क्लियर है? प्रियंका, मोनू, सबको? आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे भाई, टेंशन ना लो। जब डेली की 2-2 क्लास चलेगी और शाम की भी 1.5 घंटे की लेंगे ना, तो हो जाएगा। ऐसी क्या बात है, जल्दी से जल्दी करेंगे भाई। आपको लटका कर थोड़ा ना रखेंगे कई महीने, ऐसे थोड़ा ना रखेंगे। देखते जाओ, अब एक बार फ्लो में आ गए ना, बस फिर अपने को रोकने वाला कोई नहीं है। फिर हम फटाफट सिलेबस कर देंगे अपना। शाम की क्लास में 1.5 घंटे की किया करूंगी, मैंने आपको कहा था, रुक जाओ अभी थोड़ा सा बस। शाम की क्लास 1.5 घंटे की होगी और एक रिकॉर्डेड दे दी जाएगी, तो सिलेबस तो अपना सरपट दौड़ेगा। टेंशन ना लो संगीता, सिलेबस जल्दी करेंगे, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो कोई पेपर की कोई डेट आई नहीं है, लेकिन हम कर लेंगे, ठीक भाई। मैडम जो चीज़ आप वाली है वही करनी है क्या? यूट्यूब वाली जमा करनी है, वही करनी है। नीतू वही करना है जो मैं आपको करवा रही हूँ, इससे बाहर आपको करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस सेट लगा लिया करो,
प्रैक्टिस सेट आप करो, चाहे कितने करते रहो लिटरेचर के, लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट करने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो अभी शुरू ही हुआ है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो आदि काल के कर सकते हो, बाकी पूरे लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट तो आपके काम के नहीं है। अभी तो भक्ति काल हमने शुरू ही किया है, थोड़ा टाइम तो हुआ है। आप आदि काल के प्रैक्टिस सेट लगाओ, आदि काल के यूट्यूब से निकाल लो और फिर आदि काल के क्वेश्चन कर करके देखो। आर ए घोष है जी, बिल्कुल ए घोष है, यही गलती थी बस। उसके बाद देखो जी प्रश्न नंबर 98, ये तो देखो मैंने आपको अभी अभी करवाया है 2 दिन पहले। अब इसका तो बता दो, इतने में पानी पी लूं। बताना, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो ना हाथ, ये किस कवि के संबंध में अभी करवाया ना मैंने आपको? बताओ बताओ, जल्दी से जवाब आना चाहिए। आपका जो जवाब है जल्दी से दो भाई, फास्ट रिप्लाई किया करो। बस सीधा नंबर लिख दो ना, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। फालतू टाइप करने की कोशिश मत करो, टाइप करने में टाइम लगता है भाई। कबीर कबीर, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे ये तो 2 दिन पहले ही करवाया था। हाँ, अच्छे से करवाएंगे भाई। कबीर है जी, कबीर, कबीरदास जी कहते हैं मैंने आज तक कभी कागज कलम को हाथ नहीं लगाया कभी, है ना। ये कबीरदास जी अनपढ़ थे ना, क्या थे, अनपढ़ थे। चलो जी 99, किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यह बताना है आपने। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मारतंड सूर्य को बोलते हैं, मारतंड, पता है आपको? सूर्य को मारतंड भी बोलते हैं। दिनकर तो है ही जो दिन को कर देता है। आदित्य क्या होता है, ये भी सूर्य है। और अर्क क्या होता है, ये भी सूर्य है भाई। ये भी क्या है, ये भी सूर्य है। सविता भी सूर्य को बोलते हैं, सविता भी सूर्य को बोलते हैं। दिवाकर तो होता ही है सूर्य। भास्कर भी सूर्य है, लेकिन अर्णव नहीं है। अर्णव क्या होता है, समुंदर होता है, समुंदर। महासागर भी लिखा होता है कहीं कहीं पर। जो अर्णव है ना बच्चों, वो समुंदर होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न है, जमा बिल्कुल एकदम रद्दी क्वेश्चन है ये। एक ऐसा प्रश्न है जो आप सेकंडों में हल कर सकते हो, ठीक है ना। ये पर्यायवाची तो याद करने पड़ेंगे, पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे। जब आपको मैं सिलेबस करवा दूंगी ना, तो आपको भी प्रश्न ऐसे लगेंगे सारे के सारे, क्या है प्रश्न में, कुछ नहीं है। आई बात समझ में? मारतंड भी सूर्य, दिनकर भी। अब देखो सारे पर्यायवाची याद कर लो सूर्य के यहां पर। मारतंड, दिनकर, आदित्य, अर्क, सविता, दिवाकर, भास्कर। अर्णव नहीं होता, अर्णव समुद्र को बोलते हैं। ठीक, चलो जी आगे। प्रश्न नंबर 100 आ जाओ जी, 100 पर, 100 नंबर पर आ जाओ भी। ये आ गया जी विलोम। कौन सा विलोम युग्म है? युग्म का मतलब क्या बताया था, जोड़ा। कौन सा विलोम है? ग्रह, अनुग्रह। ये तो है ही नहीं, उल्टा। ग्रह क्या होता है भाई, ग्रह क्या होता है, पहले तो ये बता दो। ग्रह तो ये जो ग्रह है हमारे, है ना। और उसके बाद अनुग्रह। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह का मतलब कृपा होता है। तो ये तो अपोजिट हुआ ही नहीं। ये आंसर है भाई, असीम ससीम। असीम जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो, वो क्या होता है, असीम। असीम होता है बहुत बड़ा, जिसकी कोई भी सीमा ना हो, ठीक है। और ससीम का मतलब क्या होता है? ससीम का मतलब होता है सीमित, यानी कि जिसकी सीमा हो भाई, जो सीमित हो। ससीम क्या होता है, सीमित। और असीम क्या होता है, जिसकी सीमा ना हो। बाकी अग क्या होता है, मूर्ख। अग मूर्ख को कहते हैं। और अनभिज्ञ भी मूर्ख ही होता है, यानी कि जो कुछ ना जानता हो। चाहे अज्ञ कह लो, चाहे अनभिज्ञ कह लो, एक ही बात है भाई, कोई फर्क नहीं है। इन दोनों का सेम ही मतलब है। सचेत कौन होता है? जो सचेत हो गया। चेतन क्या होता है? जो जीवित हो। तो ये भी अपोजिट नहीं है भाई। तो अपोजिट तो ये हुआ, असीम और ससीम। अपोजिट कौन सा हो गया भाई? असीम और ससीम।
असीम जिसकी सीमा ना हो, ससीम जिसकी सीमा हो भाई। ठीक हो गया ना सारा का सारा क्लियर। ग्रह तो वो होते हैं जो हमारे है ग्रह, है ना, पृथ्वी है, मंगल है, प्लेटो है। और अनुग्रह क्या होता है? कृपा। तो ये तो अपोजिट है ही नहीं। फिर अज्ञ अनभिज्ञ दोनों का मतलब मूर्ख होता है। सचेत चेतन ये तो वैसे ही नहीं है, सचेत का अचेत हो जाता, फिर तो बात बन जाती। अब देखो जी आगे प्रश्न नंबर 101। 101 पर आ गए हम लोग। किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? क्योंकि देखो बच्चों, जो भाववाचक संज्ञा होती है ये 5 प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक बन जाती है, सर्वनाम से भी बनती है भाई, विशेषण से भी बनती है भाववाचक संज्ञा, फिर क्रिया से भी बनती है भाववाचक संज्ञा, और अव्यय से भी बनती है भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा है वो 5 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक बन जाया करती है, लड़का से लड़कपन बन गया, सर्वनाम से अपना से अपनत्व बन गया, विशेषण से भी बन जाती है, क्रिया से भी बन जाती है, और अव्यय से भी बन जाती है। तो ये कहता है कि किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। ये देख लेना क्रिया से कौन सी बनी है। पहले देखो पंडिताई। पंडिताई शब्द कैसे बना? तोड़ लो, टुकड़े टुकड़े कर लो। पंडित प्लस में आई हमेशा तोड़ लेना चाहिए। शब्द को तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, अपने आप नहीं आ जाएगा आपके सामने। पंडिताई, पंडित प्लस में आई। अब पंडित क्या है? ये तो फिर संज्ञा है, और वो भी कौन सी? जातिवाचक। ये तो जातिवाचक संज्ञा है। पंडित को एक थोड़ी ना होता है, पंडित तो बहुत सारे होते हैं बच्चों। अब चढ़ाई आ गया जी आंसर। क्यों? ये देख लो, चढ़ प्लस में आई आ गया ना आंसर। चढ़ क्या है? ये तो क्रिया है, चढ़ना। अपने को कैसे पहचान होगी कि कोई शब्द क्रिया है? इसके बाद चढ़ धातु के बाद ना प्रत्यय लगा दो। चढ़ धातु कोई भी धातु हो, अगर उसके बाद ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बन रही हो तो दिया हुआ शब्द क्या होता है? धातु होता है जी। तरुण, तरुण, तरुण क्या होता है? युवा, तरुणाई। तो ये तरुण तो है क्या है? विशेषण है। और चतुर भी विशेषण है, चतुराई। तो अपना उत्तर तो चढ़ाई आ गया। फिर आपका भी ठीक है जी, सबका वेरी गुड, बहुत अच्छा। 102 देखो जी 102। प्रेमाख्यान काव्य कौन से होते हैं जहां पर प्रेम का वर्णन हो? प्रेम का असंगत पूछ रहा है कि जो सही नहीं है, बता दो कौन सा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना बात बन जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बात बन जाएगी। प्रेमाख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। ज्यादातर प्रबंधात्मक क्या होती है? जहां पर एक स्टोरी चले लंबी, जैसे पद्मावत है। पहले राजा रतन सेन पद्मावती का विवाह होता है, फिर रतन सेन बाहर चला जाता है, पद्मावती विरह में रहती है, फिर दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। ये तो प्रबंध काव्य तो है भाई, ये बात तो जमा सही है। हाँ, ये गलत लग रहा है मुझे, ये आंसर आएगा। प्रेमाख्यान काव्य का प्रधान रस शांत। शांत क्यों है भाई? इसका तो श्रृंगार रस होता है। जहां पर प्रेम का वर्णन हो, नायक और नायिका के मिलने का या बिछड़ने का वर्णन हो, हमेशा ही वहां पर श्रृंगार रस होता है, शांत रस नहीं होता भी। वहां पर रस कौन सा होता है? श्रृंगार। शांत रस नहीं हुआ करता। तो जमा आसान क्वेश्चन है, जमा एक बिल्कुल आसान, और इससे आसान क्या होगा? प्रेमाख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल हुआ है। कथानक रूढ़ियां क्या होती है? एक तोता है, वो गुरु बना दिया हीरामन तोता। तोता ये करता है, वो करता है, पशु पक्षियों से बातें करती है नायक नायिका, है ना, कि मेरा संदेशा ले जाकर बोल दे, ये वो, ऐसी ऐसी रूढ़ियां हैं भाई। और प्रेमाख्यान काव्य के पात्र मानवीय और मानवेतर, बिल्कुल व्यक्ति भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं। होता है ना, पद्मावत में हीरामन तोता है। और भी कई ऐसे प्रेमाख्यान काव्य है जहाँ पशु पक्षियों को, पेड़ों को, पौधों को क्या बनाया गया है? अपना मैसेज देने का साधन बनाया हुआ है भाई। तो अपना आंसर कौन सा आएगा? ये वाला, सेकंड वाला। 102 के बाद आ जाओ जी 103 पर। अब आ जाओ जी 103 पर। ठीक है, ये फिर मेरे को थोड़ा धुंधला लगा भाई, पता नहीं इस पेपर में क्या है। ठीक है, चलो जी। चांदना, चांदना क्या है? किस विकल्प में मुहावरे का भाव सही है? मुहावरा पूछ रहा है कौन सा सही है। जमा आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अंगारों पर लौटना, क्रोध प्रकट करना ना भाई। अंगारों पर लौटना क्या होता है? मुसीबत में होना, यही होगा ना मेरे ख्याल से। हाँ, यही होगा।
कि वह तो अंगारों पर लौट रहा है। मुसीबत में होना, क्रोध प्रकट करना थोड़ी ना होता है। जान के लाले पड़ना, जान को जोखिम में डालना ना, ये तो कोई अर्थ नहीं है। जान के लाले पड़ना, क्या कह रहा है कि वे जान के क्या पड़ गए, लाले पड़ गए। तो जान के लाले पड़ना क्या होगा, प्राण बचाना कठिन हो। जहां पर प्राण बचाना क्या हो, कठिन हो, वहां होते जान के लाले पड़ गए। हाथ पांव मारना, अरे अनन्य विनय करना नहीं होगा, बहुत कोशिश करना। कहता ना वह नौकरी के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा है, बहुत कोशिश करना। हाथ पैर मारना माना बहुत कोशिश करना। दाल न गलना वश न चलता, ये ठीक है भाई, ये अपना क्या है, ठीक है। दाल न गलना माना वश न चलना। कहते ना कि तुम्हारे यहाँ दाल नहीं गलेगी, मतलब तुम्हारा यहाँ कोई बस नहीं चलेगा भाई, सीधी बात है। आगे चलो जी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है, ये आ गया जी, बढ़िया क्वेश्चन है ये दिमाग लगाने वाला प्रश्न। तो दिमाग लगाने वाला प्रश्न तो है भाई, जहां पर दिमाग का यूज होगा। तत्सम तद्भव करने पड़ेंगे बच्चों, तत्सम तद्भव किए बगैर पार पड़ेगी नहीं। एग्जाम के अंदर तत्सम तद्भव अक्सर आ जाते हैं, और ग्रामर भी इसमें अच्छे वाली आई हुई है, अच्छे वाली ग्रामर है। तो ग्रामर को भी तैयार करना पड़ेगा, सोच लो। तो चलो जी, सभी शब्द तद्भव है। पहले तो ये मतलब समझा करो, तद्भव का मतलब क्या होता है हिंदी के। ये कहता है कि 4 ऑप्शन है जी, अरे सभी शब्द यानी कि 3-3 शब्द दे रखे हैं, सारे के सारे हिंदी के कौन से विकल्प में हैं। तो देखो, स्वपन, स्वपन को हम लोग, एक मिनट भाई, स्वपन को हम लोग क्या कहते हैं, सपना बोलते हैं, सपना। लक्ष्य को क्या बोलते हैं, लाख, यही बात है। पहर को क्या बोलते हैं, प्रहर। ये पहर क्या है पता है, एक दिन में 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, और जो एक पहर है ना वो 3 घंटे का होता है। तो पहर को क्या बोलते हैं, प्रहर। कपूर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कर्पूर, ठीक है ना। और गवाल को बोलते हैं गोपालक संस्कृत में। हल्दी को बोलते हैं हरिद्रा। लो जी, आ गया जी आंसर, यही है। कर्पूर संस्कृत का है, हिंदी में कपूर बोलते हैं। गोपालक संस्कृत में, हिंदी में गवाल बोलते हैं। हरिद्रा संस्कृत में और हिंदी में हल्दी बोलते हैं। आ गया जी सेकंड नंबर वाला। अब इनको और देख लें एक बार, क्लियर तो ये भी कर लें। मुकुट, मुकुट को क्या बोला जाता है हिंदी में, मोर। डबल मात्रा लग जाएगी, मोर, आपको ये पता होना चाहिए। मुकुट को हिंदी में क्या बोला जाता है, मोर। और शीर्ष को क्या बोला जाता है, शीश, शीश। और पृष्ठ को बोला जाता है जी पेज, है ना। संध्या को क्या बोला जाता है, श्याम। संध्या को क्या बोला जाता है, श्याम। सींग को सरंग, ध्यान कर लेना, सींग को सरंग बोला जाता है, सरंग। सींग को क्या बोला जाता है, शरंग। देख लो एक बार, शरंग। और सौभाग्य को क्या बोला जाता है, सुहाग। अरे आपने शादी ब्याह का कार्ड पढ़ा होगा कभी, क्या लिखा होता है, सौभाग्याकांक्षिणी, यानी कि सुहाग को चाहने वाली कुमारी, कोई भी नाम हो, पूजा नाम हो गया जैसे। सौभाग्याकांक्षिणी का मतलब सुहाग को चाहने वाली कुमारी, ये। और फिर लड़के का नाम होता है। समझ में आया क्या सारा का सारा। अब देख लो एक बार फिर से, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो आप, बीच में कमेंट कर दिया करो। सी किसने लिखा है 104 का, सी कैसे आ गया नीतू, सी नहीं आएगा बच्चे। मुकुट तो हिंदी का है, लेकिन जो शीर्ष और जो पृष्ठ है ना वो संस्कृत के हैं दोनों, ठीक। चलें आगे, चलें क्या आगे। अब आओ जी 105 पर, बढ़िया वाक्य है, बढ़िया है। ये क्रिया के टॉपिक में से आ गया अभी क्वेश्चन। क्या कहता है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। ये नहीं पे सर्कल मारा करो पहले तो फटाक से, आप है को ढूंढाते हो, 2-3% ऐसे गलत करके आते हो एग्जाम के अंदर, ठीक। तो धावक सड़क पर दौड़ रहे थे, बोले क्या दौड़ रहे थे,
और किसको दौड़ रहे थे? अरे हमें क्या पता क्या दौड़ रहे थे, किसको दौड़ रहे थे? अरे तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो, किसको दौड़ रहे थे? ये दोनों रामबाण है ना, क्या और किसको, क्या और किसको लगाने से पता चल जाएगा। महेश अध्यापक बन गया, ये भी नहीं है, क्योंकि अध्यापक कर्म नहीं होता भी, अध्यापक कभी भी कर्म नहीं होता। हाँ ये बात ठीक है, महेश क्या बन गया? अध्यापक। तो ये जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन आप इतना भी सोच लो, अध्यापक कर्म नहीं होता भी, कभी भी अध्यापक कभी कर्म नहीं होता। ठीक, उसके बाद तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। बोले क्या लिखी? रामायण। ये कर्म है जी, ये कर्म है। तो आंसर कैस कौन सा आ गया? तीसरा। वह तालाब में तैर रही थी। और अगर पूछे क्या तैर रही थी, किसको तैर रही थी? अरे क्या क्या तैर रही थी? तैर रही थी बस। बोले किसको तैर रही थी? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? यानी कि सीधी बात है, अकर्मक क्रिया के अंदर अगर हम क्या और किसको से प्रश्न करेंगे तो हमें प्रश्न ही बेतुका लगेगा। ठीक, नहीं तो कह रही है मैडम तत्सम बता दिया जी। तत्सम, अच्छा तत्सम बताया क्या? चलो आगे चलो जी, क्लियर। चलो जी 105 के बाद आगे जी 106 पर। अब हम आगे 106 पर आ गए भाई। 106 वाला देखो, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। बताओ जी, जल्दी से आ जाना चाहिए आंसर। 106 प्रश्न नंबर। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य है, नचिकेता प्रसंग वाला प्रबंध काव्य है। और ये भी है कठोपनिषद 9th में आया है क्या या 10th में है, ऐसा ही कुछ है। आत्मजयी है भाई। और आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की, कुंवर नारायण की। अब ये वाले टॉपिक तो आपको तभी क्लियर होंगे जब आप करोगे 9वीं से लेकर 12वीं तक करोगे, पहले तभी क्लियर होंगे ये वाले तो। 105 का सी। अच्छा 106 का आत्मजयी। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर जो प्रबंध काव्य है वो आत्मजयी है। और जो किसने लिखा था? कुंवर नारायण ने लिखा था, कुंवर नारायण ने। ठीक, चलो जी प्रश्न नंबर 107। लोकोक्ति आ गई जी अब अपने सामने। लोकोक्ति कहते कि भाव सही नहीं है, नहीं बताना है, नहीं पर ध्यान करना। 3 में न 13 में जो किसी गिनती में न हो वो तो जमा सही बात है। कहते ना तू 3 में ना 13 में क्यों फालतू बकवास कर रहा है, किसी गिनती में नहीं है। लाठी टूटे न सांप मरे, बिना किसी हानि हुए स्वार्थ सिद्ध हो जाए, बिल्कुल सही। आप कहते हैं ना अरे काम ऐसा करो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो बिना कोई हानि हुए अपना काम भी बन जाए, ये तो ठीक है। फिर ये तो नहीं पूछ रहा है। नेकी कर और दरिया में डाल। ठीक है, भलाई का बदला बुराई, नहीं ये आएगा आंसर। नेकी कर दरिया में डाल का मतलब भला करके भूल जाना चाहिए, भला करके भूल जाओ। आ बैल मुझे मार जान भूल कर विपत्ति पड़ना, ये भी ठीक है। अब ये ठीक नहीं है, अभी आंसर यही आएगा। तभी कह रहा ना अभी बताओ, नहीं है असंगत। कौन सा संगत नहीं है? ये संगत नहीं है। नेकी कर और दरिया में डाल, भलाई का बदला बुराई नहीं, इसका मतलब होता है कि अच्छा काम करने के बाद भूल जाना चाहिए। ठीक, चलो जी आगे चलो। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 108। देखो जी बढ़िया प्रश्न है भाई। अब पहले तद्भव का पूछा था ना, पहले तद्भव का पूछा था, अब तत्सम का पूछ रहा है। तत्सम माना कौन से विकल्प में सभी जो है शब्द संस्कृत के हैं, कौन से विकल्प के अंदर सभी शब्द संस्कृत के हैं। थोड़ा सा तुम भी देख लो एक बार, मैं तो बता ही दूंगी। देखो देखो तत्सम बताना है। बताओ क्षेत्र क्या होता है भाई? क्षेत्र होता है खेत। मुक्ता क्या होता है? मोती। और पर्ण क्या होता है? पत्ता। ये लो जी पहले ही आंसर आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सभी शब्द तत्सम है, सारे संस्कृत के हैं। ये है सारे तीनों संस्कृत के हैं, क्षेत्र, मुक्ता और पर्ण। आगे आंसर, आगे बाकी को भी देख ले। पूष, पूष को आप लोग क्या बोलते हो संस्कृत में? पोष।
तो जो ये पूष है ना, ये तो हिंदी का हो गया, और पोष कौन सा हो गया, ये संस्कृत का हो गया। मोलश्री, मोलश्री, मोलश्री मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है, एक सदाबहार पेड़ होता है मोलश्री, पर इसको बोलते पता नहीं क्या है। वैसे सदाबहार पेड़ होता है मोलश्री एक, जिसके ऊपर हमेशा फूल उगते हैं। नैन का क्या होगा, आंख, नैन का क्या हो जाएगा, आंख। नीम, नीम को संस्कृत में क्या बोलते हैं, निम्ब, नीम को संस्कृत में क्या बोलते हैं, निम्ब। नारियल को क्या बोलते हैं, नारिकेल, नारिकेल, नारियल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नारिकेल बोलते हैं, ठीक। और धतूरा को धरतूर बोलते हैं, धरतूर, धतूरा को क्या बोलते हैं बच्चों, धरतूर। आई बात समझ में। गेह, गेह किसको बोलते हैं, घर को। जेठ को क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ, ठीक है ना, जेठ को क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ बोलते हैं। और छाह, छाह को क्या बोलते हैं, छाया। छाया तो संस्कृत में है और छा हिंदी में है। ज्येष्ठ संस्कृत में है और जेठ हिंदी में है। संस्कृत में गे और हिंदी में घर। अब आ गया क्या, क्लियर हो गया, देख लो एक बार, देख लो भी क्लियर हो गया क्या, जल्दी देखो जल्दी। 108 पर आ गए, जल्दी देखो। 109 पे कहाँ पहुँच गए, 109 पर कहाँ पहुँच गए बच्चे। 108 वाला करवाया सबनम, चलो जी 109 वाला सुमेलित कीजिए। ये लो जी, सुमेलित करना आसान ही है ये तो, इसमें तो कुछ नहीं है। बस ये बता दो चारण काल किसने कहा था। अरे एक आधा जोड़ लो ना। वैसे चारण काल का मेरे को इसमें गलत लग रहा है, चारण काल का तो ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने। चारण काल तो राम कुमार वर्मा ने नहीं कहा था। चलो देखो इसके हिसाब से, देखो अब अपने जो सामने उसी के हिसाब से अपने को उत्तर देना पड़ेगा। जल्दी बताओ 109 का क्या आएगा, 109 का क्या आएगा बताओ। 109 का आएगा भाई, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये कूट बनेगा भाई। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आदिकाल का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कै का दो, कै का, अरे ये तो पहले ही है, ये आ गया अपना नारिकेलम। हाँ एक ही बात है भाई, नारिकेलम, नारिकेल, ठीक भाई। चलो जी अब देखो प्रश्न नंबर 110 पर चलते हैं। 110 पर आ जाओ। अशुद्ध वाक्य बताना है, बिल्कुल आसान प्रश्न, फ्री का नंबर। वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, सही है जमा, शुद्ध है ये तो। उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की, ये लो आ गया जी आंसर। उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये इन की जगह इस आएगा, इस। सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, जमा ठीक बात है। वह 20 दिन तक अपने घर में ही कैद रहा, जमा ठीक बात है। अब देखो ये फ्री का नंबर है ना, फ्री का नंबर है, फ्री का। उसने इस बात पर आपत्ति पर, उसने इन बात पर, ये वाला आएगा। 111 तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, जमा आसान है तो। तुलसीदास जी ने छोटे बड़े 12 ग्रंथ लिखे थे भाई। कवितावली तुलसीदास जी की है कि नहीं, वैराग्य संदीपनी है ना, रामाज्ञा प्रश्न है ना, लेकिन ये नहीं है पुरुष है रामायण, ये तुलसीदास ने थोड़ा ना लिखी थी। सीधा सीधा प्रश्न है, ये किसने लिखी थी, नरहरि वापट ने। ये किसने लिखी थी, नरहरि वापट ने लिखी थी भाई, याद कर लेना। जो पुरुष है रामायण है ना, ये नरहरि वापट जी ने लिखी थी, नरहरि वापट। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं शबनम, मैं समझ तो गई थी वैसे, क्योंकि 109 तो स्क्रीन पर ही नहीं आया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न तीनों है ना तुलसीदास जी की। अब ये एक रह गई पुरुष है रामायण, ये नरहरि वापट जी की है। अब चलो जी 112 पर। किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो, कंजक्शन बोलते हो भी। और अव्यय क्या होते हैं, जो लिंग वचन कारक और काल के कारण कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। मैं ग्रामर में ये टॉपिक करवाऊंगी,
जो लिंग वचन कारक और काल के कारण कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। समुच्चय बोधक बताना है जी, कंजक्शन बतानी है। ईमानदारी और परिश्रम आ गए, यानी कंजक्शन और आ गई। और क्या है? कंजक्शन है, समुच्चय बोधक है भाई। राहुल तेज है, किंतु, किंतु आ गई कंजक्शन। परिश्रम करो ताकि आ गई कंजक्शन, ताकि भी कंजक्शन होता है, ताकि जीवन सफल हो सके। अब रह गया जी, बताओ फ्री का नंबर है क्या इस क्वेश्चन में? जमा रद्दी 1 नंबर का प्रश्न है क्या कुछ इस प्रश्न में? ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप सारे उत्तर एग्जामिनर के मुंह पे फेंक के मारे, है ना? ऐसे जो प्रश्न आए हुए हैं कि एक बार अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया ना तो उत्तर फेंक के मारना गले के मुंह पे, ले ये उत्तर है भाई। अब क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं है इस प्रश्न में। चलो जी आगे देखो, बच्चों वाला प्रश्न है 112 के बाद 113। चलो जी, ओहो ये तो ज्यादा ही धुंधला है भाई। चलो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ भाई। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के, ये है जी नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत, सिद्ध मार्ग, मुझे तो थोड़ा थोड़ा फिर भी दिखाई दे रहा है। सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, मुझे तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। योग संप्रदाय, योग संप्रदाय। अवधूत मत, क्या है? अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय, एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किनका है? यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है जी ये कथन, बिल्कुल। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत है, जो सिद्ध मार्ग है, योग मार्ग है, योग संप्रदाय है, अवधूत मत है, या जो अवधूत संप्रदाय, ये सारे नाम प्रसिद्ध हैं। ये कथन हजारी प्रसाद ने कहा था। चलो जी आगे, ये वैसे भी दिखाई नहीं दे रहा, अब मैंने आपको बता ही दिया। चलो जी, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक, इनको आप लोग क्या बोल सकते हो? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। तो चीर, चीर ये कहता है कि विकल्प सही है, सही बताना है भाई। चीर तो होता है, चीर काल से ये बात चली आ रही है। चीर तो प्राचीन होता है भाई, चीर तो पुराना पुराना होता है, उसको बोलते हैं भाई। चीर क्या होता है? प्राचीन, कहते हैं ना चीर काल से। और ये चीर कपड़ा है तो गलत है, ये तो ऑप्शन है। सही पूछ रहा है गला, ये तो पहला तो गलती है। नीरज होता है कमल और नीरद होता है बादल, जमा सही है, आ गया जी आंसर। नीरज तो होता है कमल और नीरद क्या होता है? बादल। नीरज, नीर पानी में उत्पन्न होने वाला कमल, और पानी को लाने वाला कौन है? बादल है। मेघा और मेघ, मेघा बादल होता है और मेघ बुद्धि होती है, ये भी गलत है जमा। उसके बाद अगला चौथा क्या दिया है? सर्व सर्व शिव सब, ये भी गलत है बस। चलो जी अगला प्रश्न देखो। ओहो ये भी नहीं आपको दिखाई देगा। सभी ध्वनियां तालव्य हैं, ये पूछ रहा है किस विकल्प में सभी ध्वनियां तालव्य है? तो इसमें यहां पर मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा भाई, बस 1 2 ये दिखाई दे रहे हैं। तो आंसर च जय श, यही है जी आंसर। तालव्य है जी, उच्चारण स्थान में से आया है। किसमें है? उच्चारण स्थान में से, च जय श। क्योंकि तालव्य की ट्रिक होती है इच यस, इच यस। तो श भी आ गया और च से च वर्ग ये आ गया जी। चलो छोड़ो। 116 आ गया ना समझ में? 116 विप्लव गायन कविता का मूल भाव है। 116 नंबर विप्लव गायन, ये अब देखो 7th क्लास में से आ गया भाई, ये 7th क्लास में है, पक्की बात है। ये जो विप्लव गायन है ना, ये 7वीं क्लास के अंदर है, और ये एक क्रांति गीत है। क्रांति गीत, ये क्या है? एक क्रांति गीत है, 7th क्लास में से आया है, ये क्रांति गीत है। और इसके लिखने वाले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन ये लिखने वाले हैं, ठीक है ना। विप्लव गायन एक क्रांति गीत है, 7वीं क्लास में है ये।
बहुत लेट जाते हैं, कोई बात नहीं। इसमें जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता कही गई है। विक्रांति गीत है तो यही होगा ना कि जो जड़ हम बन चुके हैं ना सभी लोग, जिनका बड़े लोग शोषण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध बोले हैं और गतिशीलता की तरफ बढ़ावा दिया है। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं करवाऊंगी 7th क्लास की। आगे देखो जी, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्पर्श अल्प प्राण व्यंजन पूछा है अभी। अल्प प्राण कौन कौन से थे अभी किया ना, पहला, तीसरा और पांचवा। फिर ये, रे, ले और वे, ये अल्प प्राण होते हैं। देख लो एक बार, पहला, तीसरा और पांचवा किस में है, ये, रे, ले, वे। देख लो, ये रही आएगा। कै क्या है पहला, गे है तीसरा, टे है पहला, ये आएगा आंसर। जिसमें पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हो, कुछ भी नहीं दिख रहा, ये है ही इस तरह का यहां पर। चलो देखते हैं आगे 118, देखते हैं अगली साफ है क्या नहीं। 118 ये दिखाई दे रहा है ना, ये तो दिखाई दे जाएगा मेरे ख्याल से, ये दे रहा है ना। चलो अगली बार इसके आज 120 प्रश्न ही करवाऊंगी, और अगली बार जब मैं ये आपकी यहाँ स्लाइड लगाऊंगी ना, तो फिर पेपर दोबारा डाउनलोड करेंगे अच्छी तरह से। मुझे पता है कि आज बड़ी दिक्कत हुई पेपर के अंदर, अभी एक बार 1-2 हैं वो कर लेते हैं। पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। ये लेखक है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने, वो कौन सी क्लास है ये, 8वीं क्लास है। 8वीं क्लास के अंदर जवाहरलाल नेहरू चिट्ठियाँ लिखते हैं अपनी बेटी इंदिरा के जेल में से। जब जवाहरलाल नेहरू जेल में होते हैं तो अपनी बेटी को कुछ चिट्ठियाँ लिखते हैं, ठीक है। और वही चिट्ठियाँ जो हैं वो एक किताब के रूप में बाद में प्रकाशित हो गई थी। अब कहते हैं भाई जवाहरलाल नेहरू लेखक था, काहे का लेखक था, वो चिट्ठियाँ लिखी थी थोड़ी बहुत अपनी बेटी को, बस वो लेखक बना दिया बहुत बड़ा। और जवाहरलाल नेहरू की कोई पढ़ी है क्या वैसे ना आज तक कभी, अपनी बस बेटी को लिख दिया वो ये ऐसे है वैसे है यूं है, खाली बैठे जेल में, और वो एक किताब बन गई, लेखक बन गया। तो और कोई बड़े लेखक नहीं है जवाहरलाल नेहरू ने, ऐसा कुछ नहीं लिखा, कोई मशहूर किताब कुछ नहीं है। तो ये उसी में से 8वीं क्लास में है ना, ऐसा ध्यान है मुझे। पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, उस कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। दिखाई नहीं दे रहा, अब तो दे रहा होगा भाई, अब तो थोड़ा सा भी है। चलो कोई नहीं, आज काम चलाओ भी प्लीज, मैंने आपको पहले कह दिया, आगे करेंगे। ये देखो जी, चौथा सप्तक। पहले तो आपको जो ये 4 सप्तक हुए ना, तार सप्तक हुए हैं 4, इनके सारे के सारे आपको ट्रिक के साथ याद करने पड़ेंगे। मैं करवा दूंगी आपको, ट्रिक के साथ याद करने पड़ेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चौथा सप्तक के कवि कौन नहीं है, नहीं पूछ रहा है भाई। अवधेश कुमार तो है अभी चौथे सप्तक में, और ये भी है सुमन राजे, और राजेंद्र किशोर भी है। हाँ ये नहीं है विजय देव नारायण शाही, तो तीसरे के है। कौन सा आएगा, विजय देव नारायण शाही। अवधेश कुमार है, सुमन राजे है, और एक इसके अंदर कौन से हैं, राजकुमार कुभंज थे, हाँ यही थे। एक कौन थे, राजकुमार कुभंज, हाँ ये नाम था भी। एक कौन है, राजकुमार कुभंज थे। उसके बाद स्वदेश भारती, एक थे स्वदेश भारती, ठीक है ना। एक कौन सी थी, स्वदेश भारती थी। एक नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य, ये थे। और एक और थे श्री राम वर्मा, ये थे भाई। ये इतने हैं जी, 3 के नाम सामने और 4 के मैंने लिख दिए, ठीक है ना। श्री राम, राजकुमार, अवध के, नंद किशोर, चलो ठीक है क्या, हाँ जी यही थे 7। ट्रिक से याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। चलो जी 120 लास्ट प्रश्न। आचार्य भरत के रस निष्पत्ति आ गया जी। अब ये पहला क्वेश्चन आया अभी तक जो आपका काव्य शास्त्र में से है। काव्य शास्त्र आएगा चाहे, अब इसमें तो 1-2 क्वेश्चन है, 2-3 आगे भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूछने वाले का कुछ नहीं पता कहाँ से पूछ लेगा। जैसे कल आप लोग बोल रहे थे ना टीजीटी में काव्य शास्त्र आएगा ही नहीं, अरे ऐसी बात थोड़ी नहीं आएगा। ये देखो आ गया। अब आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? ये भट्टनायक की कहलाती है भुक्तिवाद। और ये आपको अभी एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। जब मैं आपको काव्य शास्त्र करवाऊंगी ना,
तो ये सारी बातें आपको टिप्स पर याद हो जाएंगी। अभी कोई फायदा नहीं है इसके ऊपर बोलने का, भट्ट नायक है जो भुक्तिवाद बताते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। 120 प्रश्न हो गए, यानी कि 30 प्रश्न हमने कर लिए, और जो बाकी के 30 क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है क्या? चलिए जी, फिर मिलते हैं, हम मंडे को मिलेंगे। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।